आज हम लोग बात करेंगे 101वां संविधान संशोधन के बारे में, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यह अमेंडमेंट जो पहले केंद्र, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो टैक्सेस लगाया जाता था, खास करके जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाया जाता था, उन इनडायरेक्ट टैक्सेस को यूनिफाइड किया गया। राइट, जो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो गुड्स कुल पे इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता था, तो उन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक जगह यूनिफाइड कर दिया और उससे हम जीएसटी के तौर पर देखते हैं। तो आज जो हम लोग बात करेंगे जीएसटी के बारे में, जो कि 101वें संविधान संशोधन के द्वारा 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे यहाँ पे ऐड किया गया है। राइट, जिसमें अलग अलग आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 286, 279A, 269A, 246A, ये सारे के सारे जो 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो उसमें हम देखेंगे कि जीएसटी काउंसिल, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पहले क्या होता था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर किसी गुड्स के सेल, गुड्स के परचेज को लेकर के इनडायरेक्टली बहुत सारे टैक्सेस लगाया जाता था, तो उसके जगह पे यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो जितने भी इनडायरेक्टेड टैक्सेस है गुड्स के संदर्भ में, और यहाँ पर एक सर्विस वर्ड यूज कर दिया गया, तो यहाँ सबको कहीं ना कहीं एक तरीके से यूनिफाइड करके यहाँ पर जीएसटी के तौर पर हम लोग पढ़ते हैं। और 101th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वह बेसिकली जीएसटी के तौर पर भी जाना जाता है। तो आइए हम बात करते हैं 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। सबसे पहले जो कि आप देख रहे हो कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2016 को, राइट, ईयर ऑफ द अमेंडमेंट 2016 है, और कहता है दी 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन। राइट, एक तरीके से कहता है कि सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंडियाज टैक्स रिफॉर्म जर्नी। जो टैक्स को लेकर के जो रिफॉर्म किया गया, उसमें मील का पत्थर यह 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट साबित हुआ। प्राइमरली एम्ड एट इंप्लीमेंटिंग द गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। राइट, तो गुड्स पे जो टैक्स लगता था वो तो है ही, साथ के साथ उस गुड्स पे जो सर्विस टैक्स भी लगाया गया, और दोनों को मिलाकर के गुड्स एंड सर्विस टैक्स के तौर पर हम जानते हैं। बिफोर दिस अमेंडमेंट, इंडियाज टैक्स स्ट्रक्चर was characterized by a complex web of multiple indirect taxes levied by both the central and state governments, leading to inefficiencies and compliance burdens। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि इस संविधान संशोधन से पहले जो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उससे पहले जो इंडियाज का टैक्स स्ट्रक्चर था वह कैरेक्टराइज किया गया था, कॉम्प्लेक्स था। राइट, तो कहीं ना कहीं जो जटिलताएं थी, उन जटिलताओं को यहां पर दूर किया गया। मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लगाया जाता था, जिसके वजह से एक तरीके से टैक्स का जो स्ट्रक्चर था इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर के, उसकी जटिलताओं को यहां पर 101st अमेंडमेंट के द्वारा उन जटिलताओं को दूर किया गया। कहता है जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स लगाते थे, राइट, द नीड फॉर अ यूनिफाइड टैक्स सिस्टम। मतलब क्या, जब आप देखोगे बहुत ज्यादा कंप्लिसिटी बढ़ती है, तो उन कंप्लिसिटी को दूर करने के लिए यहां पर एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम बनाया गया। यूनिफाइड टैक्स सिस्टम का मतलब हुआ कि जो एकीकृत कर व्यवस्था, जो अलग अलग सेंट्रल का टैक्स, स्टेट का टैक्स, राइट, तो जो मल्टीपल टैक्स लगा करता था, उन सारे टैक्सेस को एक जगह यहां पर कंसोलिडेट करके जीएसटी के तौर पर बनाया गया। तो इसीलिए इसको जो चेंजेस आया, जिसमें कि यूनिफाइड टैक्स सिस्टम
को रिकॉग्नाइज किया गया और प्रमोट किया गया इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। एक्चुअल में जीएसटी जो 101st अमेंडमेंट आया तो एक तरीके से उसका एक इंपैक्ट के तौर पर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ का भी। The amendment reflects a long-standing aspiration to create a more streamlined and efficient tax regime in India. तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को आप अगर देखेंगे तो जो अमेंडमेंट रिफ्लेक्ट करता है लॉन्ग स्टैंडिंग एस्पिरेशन टू क्रिएट मोर स्ट्रीमलाइन, राइट। तो यहां पर अगर देखा जाए तो सुव्यवस्थित जो एक स्ट्रीमलाइंड जो एक एस्टैब्लिश व्यवस्था, सुव्यवस्थित जो सिस्टम किया गया इसके अकॉर्डिंग, और इफिशिएंट टैक्स रिजिम मतलब क्या कि कर व्यवस्था को लेकर के एक ऐसा टैक्स रिजिम बनाया गया, एक ऐसा व्यवस्था बनाया गया टैक्स से रिलेटेड जो कि प्रभावकारी हो पाए, राइट। कुशल कर व्यवस्था को इसके माध्यम से 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से लागू किया गया। जहां तक कि इसके पर्पस का सवाल है, क्योंकि 101st अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं कि प्रमोट फेडरलिज्म, इससे संघवाद को कहीं ना कहीं, फेडरलिज्म को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है यह। जब आप बात करते हैं फोस्टर्स कॉपरेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स, तो ये क्या करता है एक्चुअल में सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स अथॉरिटीज को कहीं ना कहीं क्या करता है, एक प्रकार से सहयोग करता है, राइट। सहयोग को बढ़ावा देता है, कॉपरेशन को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है। तो जो आप देखोगे फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो जिसमें आप क्या देखते हैं कि एक तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर है। जैसे आप देखोगे कि जो भी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं तो उस सब पे अलग अलग गवर्नमेंट का, सेंट्रल पे कुछ का है, स्टेट लिस्ट में है तो स्टेट बना सकता है लॉ, राइट। कंकरेंट लिस्ट है में है तो सेंट्रल और स्टेट दोनों बना सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में जीएसटी बना करके जो यूनिफाइड व्यवस्था की गई कर से रिलेटेड, राइट, तो उसमें हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं फेडरलिज्म को भी प्रमोट किया गया, जिसके माध्यम से जो भी रेवेन्यू जो उन जीएसटी के माध्यम से आता है उन सारे के सारे रेवेन्यू के लिए भी जीएसटी काउंसिल का गठन करके स्टेट और सेंट्रल के बीच उन टैक्सेस के थ्रू जो भी रेवेन्यू आया वो आपस में कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो इसीलिए आप यहां क्या देखते हैं कि यूनिफाइड टैक्सेशन रिप्लेसेस मल्टीपल इनडायरेक्टेड टैक्सेस विद अ सिंगल टैक्स सिस्टम, और सिंगल टैक्स सिस्टम ही यहां पर जीएसटी के तौर पर जाना गया। जो पहले अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस लगता था उसके जगह पे यहां पर हम यूनिफाइड टैक्सेशन के तौर पर जीएसटी को देखते हैं। इनहांस compliances simplifies tax structure for easier business adherence, right। तो यहां पर आप क्या देखते हैं कि बिजनेस को एडहेयर करने के लिए, बिजनेस को आसानी से बनाने के लिए, जिससे कि व्यवसाय को आसानी से चलाया जा सके, इस टैक्स स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई किया गया, राइट। तो ये सारे के सारे यहां पर आप पर्पस के तौर पर इसे देख सकते हो। जहां तक कि सवाल रहा प्रोविजंस का, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप प्रोविजंस को पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, तो यहां पर प्रोविजंस आपको सबसे पहले आर्टिकल 286 को देखोगे तो कहता है एक्सपेंड्स जीएसटी टू इंक्लूड सर्विसेज नॉट जस्ट गुड्स। मतलब क्या, केवल गुड्स के बारे में ही नहीं है बल्कि सर्विसेज को भी यह इंक्लूड करता है। तो यहां पर जीएसटी वर्ड क्या करता है, सर्विस को इंक्लूड कर लिया। पहले जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, राइट। तो इसका क्या मतलब कि पहले जो गुड्स के सेल परचेज पे लगाया जाता था, तो यहां पर सर्विस वर्ड को इंक्लूड कर लिया गया 101st अमेंडमेंट के द्वारा। दूसरी चीज, जो आर्टिकल 279A जब आप देखते हैं तो इसके माध्यम से आर्टिकल 279A जो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का एक इंपैक्ट भी रहा, तो 279A में जीएसटी काउंसिल
फॉर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, एक जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया, राइट। और जीएसटी काउंसिल को एस्टैब्लिश करके जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम करता था, काउंसिल में टैक्स को लेकर के बातें होती थी, रेवेन्यू को लेकर के बातें होती थी, स्टेट के भी लोग होते थे, सेंट्रल से फाइनेंस मिनिस्टर होता था, स्टेट से भी फाइनेंस मिनिस्टर उसके उस जीएसटी काउंसिल के सदस्य होते हैं, राइट। तो आपस में सब लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन, और इसी कोऑर्डिनेशन की वजह से हम क्या कहते हैं कि एक तरह से देखा जाए तो फेडरलिज्म, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, इसी वजह से एक तरीके से डेवलप हुआ। तो यहां पे क्या देखते हैं, एक आर्टिकल 246 ए जब आप देखोगे तो कहता है कि ग्रांट्स जीएसटी लॉ मेकिंग अथॉरिटी टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। जो इससे रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी दी गई, तो 246 के अंतर्गत पार्लियामेंट को तो दी ही गई, साथ के साथ स्टेट लेजिस्लेचर को भी यहां पर दी गई है। आर्टिकल 248 जब आप देखोगे तो यह मॉडिफाइज पार्लियामेंट्स लेजिस्लेटिव पावर कंसर्निंग जीएसटी। तो यहां पर आप क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं यहां जो अमेंडमेंट किया गया आर्टिकल 248 में, जो कहता है कि पार्लियामेंट्स पावर टू legislate on matters not enumerated in the state list is subject to article 246A concerning GST, right। तो जब आप देखोगे वहां जो चेंजेस लाया गया, उस चेंजेस का प्रभाव यह था कि अगर कोई भी ऐसा मैटर जो स्टेट लिस्ट में नहीं है, तो वैसे सिचुएशन में आर्टिकल 248 के प्रभाव से वह सेंट्रल भी अगर चाहे, पार्लियामेंट भी चाहे, तो उस पर लेजिस्लेशन कर सकती है, उस पर लॉ बना सकती है, राइट। लेकिन पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बनाया जाएगा आर्टिकल 248 के पावर को एक्सरसाइज करते हुए, वह कहीं ना कहीं आर्टिकल 246A के अधीन रहेगा, राइट। फिर आर्टिकल 269A जो इंट्रोड्यूस किया गया 101st अमेंडमेंट के द्वारा, इसमें आप देखते हैं कि जीएसटी कलेक्शन ऑन इंटर स्टेट ट्रेड, जीएसटी कलेक्शन को लेकर के कि जो इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो गुड्स को हम ले जाते हैं, राइट, सेल परचेजिंग करते हैं, तो उस सब को यहाँ पे इंटर स्टेट ट्रेड के बारे में आर्टिकल 269A में प्रोविजन किया गया है। फिर हम देखते क्या है, जो आर्टिकल 246A को इंसर्ट किया गया 101st अमेंडमेंट के द्वारा, तो कहता है कि इट ग्रांट्स बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब क्या कि 246A के माध्यम से पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को यह अथॉरिटी दी गई कि वह इस संदर्भ में कोई लॉ बना सके, जीएसटी के संदर्भ में कोई लॉ बना सके। दिस प्रोविजन इंश्योर्स दैट बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कैन लेवी एंड कलेक्ट जीएसटी रिफ्लेक्टिंग अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अप्रोच। तो 246A में हम क्या देखते हैं, एक तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अप्रोच को कहीं ना कहीं हम देखते हैं, जिसमें कि सेंट्रल भी चाहे तो कर सकता है, और साथ के साथ अगर स्टेट भी चाहे तो इसके संदर्भ में लॉ बना सकता है। जो चेंजेस आया वो आर्टिकल 248 के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दी अमेंडमेंट मॉडिफाइज आर्टिकल 248 स्पेसिफाइंग दैट पार्लियामेंट्स पावर टू लेजिस्लेट ऑन मैटर्स नॉट इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट, राइट। अगर कोई सब्जेक्ट मैटर जो स्टेट लिस्ट में नहीं है, तो वैसे सिचुएशन में क्या कर सकती है कि यहां पर पार्लियामेंट अपने पावर का यूज करते हुए वह किसी भी कानून को बना सकती है, राइट। लेकिन वह जो लॉ बनाएगा, जो लेजिस्लेशन होगा, वह सब्जेक्ट टू आर्टिकल 246A होगा, राइट। उसको हम आर्टिकल 246A के अंतर्गत रहकर ही कहीं ना कहीं हम देखेंगे। फिर हम जो नेक्स्ट देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल 269A। जब हम 269A को देखेंगे तो कहता है दिस आर्टिकल स्पेसिफाइज दैट जीएसटी ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड
राइट। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि यह इंटर स्टेट ट्रेड के बारे में, और कॉमर्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहता है कि जो वसूला जाएगा, कर की जो वसूली होगी, जहां भी इंटर स्टेट ट्रेड होगा, राइट, अंतर व्यापारी राज्य होगा, एक राज्य से दूसरे राज्य के अंतर्गत, तो वहां पर कर को कौन वसूलेगा? तो यहां पर 269 ए कहता है कि ऐसे सिचुएशन में सेंट्रल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वह इसको कलेक्ट करेगा। द टैक्स रेवेन्यू विल देन बी अपॉर्चुनेट बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। जो टैक्स रेवेन्यू होगा, राइट, तो उस टैक्स रेवेन्यू को बारे में कहता है कि जो वह किया जाएगा आपस में यूनियन और स्टेट के बीच में, कि किस प्रकार से उसका वो होगा, आपस में बंटवारा होगा, किसको किस रेशियो में मिलेगा। तो ये कहता है कि जो पार्लियामेंट फॉलोइंग रिकमेंडेशन फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, जो इसके लिए जीएसटी काउंसिल बना हुआ है, जीएसटी काउंसिल जो डिसाइड करेगी उसी के अकॉर्डिंग आपस में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और जो स्टेट है उनके बीच आपस में बंटवारा किया जाएगा। फिर आर्टिकल 279 ए जब आप देखते हैं तो आर्टिकल 279 ए के माध्यम से कहता है द जीएसटी काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। मतलब 279 ए, और यहां से प्री में सवाल आता भी है, तो जीएसटी काउंसिल को आर्टिकल 279 ए के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जो कहीं ना कहीं मैंडेट करता है, मतलब अनिवार्य बनाता है कि प्रेसिडेंट क्या करे, एक ऐसे काउंसिल को 60 डेज के अधीन कॉमेंसमेंट ऑफ द अमेंडमेंट, संशोधन के जिस डेट को हुआ उससे 60 डेज के भीतर जो प्रेसिडेंट है वह एक काउंसिल का निर्माण करे, जो जीएसटी काउंसिल के रूप में आगे जाना गया, राइट। फिर जब आप देखोगे अमेंडमेंट टू आर्टिकल 286, साथ के साथ आर्टिकल 286 में भी अमेंडमेंट किया गया, और यहां बताया गया कि इट वाज अमेंडेड टू रिप्लेस रेफरेंसेस टू सेल और परचेज ऑफ गुड्स विथ सप्लाई ऑफ गुड्स और ऑफ सर्विसेज और बोथ, राइट। तो यहां पर जब आप देखते हैं 286 में, तो क्या कहता है कि इसमें जो संशोधन किया गया, इसके द्वारा गुड्स के सेल और परचेज के संदर्भ में उसके जगह पे गुड्स या फिर सर्विस, या फिर गुड्स और सर्विस दोनों के लिए कहीं ना कहीं इस वर्ड को सब्स्टिट्यूट किया गया। तो इसीलिए यहां पे आप क्या देखते हैं कि यह रिप्लेस कर दिया, पहले सेल और परचेज ऑफ गुड्स था, राइट। 286 में जब आप स्टार्टिंग का देखोगे 286, तो उसमें ये वर्ड था, इसके जगह पे रख दिया सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, इन वर्ड्स को वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। दिस broadens the scope of taxation under GST to include services, thus encompassing a wider range of economic activities। तो इसमें आप क्या देखते हैं कि इसके माध्यम से एक प्रकार से विस्तार किया गया, जिससे कि जो टैक्सेशन का स्कोप है अंडर जीएसटी, राइट, जिसमें कि आप सर्विस को भी इंक्लूड कर लिया गया, और इस तरीके से एक तरीके से जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उन सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को यहां पर क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया, शामिल कर लिया, राइट। फिर हम देखते हैं जो इसका इम्प्लीकेशंस हैं उसमें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, राइट, बाय क्रिएटिंग अ यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर। जैसे ही जीएसटी बनाया गया, पहले ही हमने कहा कि पहले मल्टीपल टैक्स लगा करता था इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पर गुड्स पे, तो जैसे ही जीएसटी 101st अमेंडमेंट लाया गया, जिसके माध्यम से एक यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर बनाया गया, तो यह एक्चुअल में जो पहले जो बैरियर था उस सारे बैरियर्स को कहीं ना कहीं रिड्यूस किया। तो 101st अमेंडमेंट का अगर हम इंपैक्ट देखें तो जो
स्टेट जो ट्रेड करती थी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच, जब गुड्स का ट्रेड किया जाता था तो उस दरमियान जो भी बैरियर होता था उस कहीं ना कहीं सारे बैरियर को रिड्यूस करके एक सिंगल नेशनल मार्केट बना दिया। और सिंगल नेशनल मार्केट में टैक्सेस को लेकर के एक टैक्स स्ट्रक्चर बना, और वह टैक्स स्ट्रक्चर यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, और उसी को हम लोग जीएसटी के तौर पर भी देखते हैं। राइट, इससे फायदा क्या होगा? कहता है इंक्रीज्ड रेवेन्यू। इसका एक असर यह होगा कि रेवेन्यू इंक्रीज होगा, स्टेट्स बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज्ड रेवेन्यू थ्रू जीएसटी कलेक्शंस व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो इससे क्या होगा कि इसके थ्रू जो रेवेन्यू स्टेट को आएगा उस रेवेन्यू का वह यूज क्या कर सकता है? तो आप देखोगे उसका यूज वह डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स है जो स्टेट का है, उस प्रोजेक्ट्स में स्टेट को चूंकि जो रेवेन्यू आ रहा है उस रेवेन्यू का वह यूज कर सकता है अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करने में। राइट, तो अगर देखा जाए तो एक प्रकार से इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेट का हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ सेंट्रल का हुआ, और उससे जो रेवेन्यू आ रहा है उस रेवेन्यू का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है? जो भी प्रोजेक्ट्स है, जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को कहीं ना कहीं क्रियान्वित करना, उन योजनाओं को कहीं ना कहीं लागू करना। राइट, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसी को कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। The establishment of the GST Council comprising representatives from both central and state governments। जो जीएसटी काउंसिल बनाई गई तो उस जीएसटी काउंसिल में केवल सेंट्रल के ही लोग नहीं होंगे बल्कि हर एक स्टेट के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। तो यहां पर आप क्या देखते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट, जब जीएसटी काउंसिल का एस्टैब्लिशमेंट हुआ तो उसमें किन किन लोगों को शामिल किया गया? कहता है कि सेंट्रल से भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को लो, जैसे कि सेंट्रल की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर को लिया गया। इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट का, और हर एक स्टेट गवर्नमेंट का, भारत के अंदर जितने भी स्टेट हैं हर स्टेट से कहीं ना कहीं जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने स्टेट को। तो सबसे मिला करके, सबको एक तरीके से कोलैबोरेट करके इस टैक्स पॉलिसी को कहीं ना कहीं यहां पे लागू किया गया। तो इसी वजह से यहां पर आप क्या देखते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को कहीं ना कहीं इससे प्रमोट हुआ। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में जहां पर सेंट्रल भी रेवेन्यू ले रहा है, स्टेट भी रेवेन्यू ले रहा है, और सेंट्रल और स्टेट को जीएसटी काउंसिल बना करके आपस में दोनों को कहा कि आप दोनों विचार विमर्श करके, सेंट्रल भी और स्टेट भी दोनों आपस में तय करें कि जो रेवेन्यू होगा उस रेवेन्यू में से सेंट्रल का कितना हिस्सा होगा और स्टेट का कितना हिस्सा होगा। राइट, तो इस तरीके से यहां पर, और जो भी उनका रेवेन्यू वो कलेक्ट करेंगे, सेंट्रल अपने प्रोजेक्ट्स पे लगाएंगे, स्टेट अपने प्रोजेक्ट्स पे लगाएंगे। ठीक है, अब इसके अलावे एक केस लॉ जब हम देखते हैं, स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड अदर्स वर्सेस मेसर्स त्रिमुला कंस्ट्रक्शन 2023। इस मामले में एक्चुअल में हुआ क्या था कि जीएसटी को जब इन्फोर्स कर दिया गया, 101st अमेंडमेंट को जब लागू कर दिया गया, तो वैसे सिचुएशन में कई स्टेट के द्वारा वैट होता है वैल्यू एडेड टैक्स। राइट, तो उसमें बहुत सारे स्टेट्स ने क्या किया, उस अधिनियम में वैट में कुछ अमेंडमेंट कर दिया, और उस अमेंडमेंट की वजह से धीरे धीरे यह मामला अपील के माध्यम से कोर्ट में आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 101st अमेंडमेंट के सेक्शन 19 की जांच की और कहा कि जो मौजूदा जो टैक्स लॉज है उस संबंध में जो ट्रांजिशनल प्रोविजंस है, उस ट्रांजिशनल प्रोविजंस को सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया। तो उसी के बारे में यहां पर आप इस मामले में देखते हैं, और कहता है कि दिस केस इन्वॉल्व्ड अपील्स कंसर्निंग द वैलिडिटी ऑफ अमेंडमेंट्स राइट मेड टू द वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट बाय सेवरल स्टेट। तो वैट को लेकर के कई राज्यों ने जो यहां पर
वैल्यू एडेड टैक्स में जो यहाँ पर सेवरल स्टेट के द्वारा जो लगाया गया, अमेंड किया गया, तो वहां पर उस अमेंडमेंट को लेकर के कहीं ना कहीं चैलेंज की गई। तो कहता है आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी द सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन्ड सेक्शन 19 ऑफ द 101st अमेंडमेंट। 101st अमेंडमेंट के सेक्शन 19 की जांच की, एग्जामिन किया। उसके बाद उसने अलाउड किया कि जो ट्रांजिशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग जो एग्जिस्टिंग टैक्स लॉज है उसको यहां पे अलाउ कर दिया। तो जो कोर्ट का इसमें ऑब्जर्वेशन आया वो ये था कि स्टेट अमेंडमेंट्स टू वैट लॉज आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी वेयर इनवैलिड। जब जीएसटी बन गया और उसके बाद वैट के माध्यम से जो एक्ट में संशोधन किया गया, अमेंड किया गया, उसको यहां पर इनवैलिड कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट का यह था कि जो भी स्टेट अमेंडमेंट्स टू वैट लॉज है आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, जीएसटी इंट्रोड्यूस होने के बाद, जीएसटी बनने के बाद जो भी स्टेट अमेंडमेंट्स किया गया वह सारे के सारे यहां पे क्या देखते हो, इनवैलिड कर दिया गया। और कहा एज स्टेट्स हैड लॉस्ट लेजिस्लेटिव कंपिटेंस टू अमेंड सच लॉज पोस्ट जीएसटी इंप्लीमेंटेशन। जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के बाद इस संदर्भ में लेजिस्लेशन का जहां तक सवाल है, वैट को लेकर के सवाल है, और चूंकि इसको जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से इसको इफेक्टिव किया गया। कहता है द कोर्ट एम्फेसाइज्ड दैट द ट्रांजिशनल प्रोविजंस वेयर लिमिटेड इन स्कोप, राइट। तो यहां पर आप क्या देखते हैं कि इस संदर्भ में क्या कहा कि यह लिमिटेड इन स्कोप है, और साथ के साथ कहा एंड ड्यूरेशन दस रेस्ट्रिक्टिंग स्टेट्स पावर टू इनएक्ट कन्फ्लिक्टिंग टैक्स लॉज आफ्टर द जीएसटी वाज इंप्लीमेंटेड। तो यहां पर आप क्या देखते हैं कि जो ट्रांजिशनल प्रोविजंस का जो स्कोप था, उस स्कोप को और उसके ड्यूरेशन को लेकर के कहा कि वह लिमिटेड था, राइट। इस प्रकार जीएसटी लागू होने के बाद राज्य के पास जो परस्पर विरोधी कर कानून था, उस विरोधी कर कानून बनाने की शक्ति को यहां पर कहीं ना कहीं सीमित हो गई। तो यह एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का बड़ा इंपैक्ट दिखा। दूसरी तरफ एक और केस लॉज जब आप देखोगे, एमएस अदिति इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस द डिप्टी कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, इसका जजमेंट 2022 को था, 2022 में। कहता है दिस केस डिल्ट विथ डिस्प्यूट्स arising from the application of VAT laws in the light of newly enacted GST, right. The petitioner challenged certain provisions of state law that conflicted with GST। जो स्टेट लॉ है, अगर वह स्टेट लॉ जीएसटी से किसी प्रकार से मान लो कि कंफ्लिक्ट कर रहा, तो उसको लेकर के यहां पर क्या किया, एक तरीके से चैलेंज किया गया। तो कोर्ट ने रिट्रेट किया, पुनः दोहराया इन बातों को कि दी पोस्ट जीएसटी, जीएसटी के बाद एनी लॉ रिलेटिंग टू टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज, कोई भी लॉ जो कि गुड्स और सर्विसेज के टैक्स से रिलेटेड है, कहता है इनफोर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द 101st अमेंडमेंट वुड कंटिन्यू। वह क्या करेगा, 101st अमेंडमेंट से पहले जो भी लॉ है क्या करेगा, कहता है कि वह कंटिन्यू करेगा अनटिल अमेंडेड, जब तक कि उसमें किसी प्रकार को अमेंड न किया गया हो या रिप्लेस्ड न कर दिया गया हो। अगर मान लो कि किसी कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा रिप्लेस कर दी गई तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तो इसीलिए कहा गया कि यह अंडर स्कोर, मतलब एक तरह से इसको रेखांकित करता है द लिमिटेशंस इम्पोज्ड by section 19 regarding state power to legislate on matters covered under GST। तो इसीलिए आप यहां पे क्या देखते हैं कि कोर्ट ने जो बातें बताई, सुप्रीम कोर्ट ने वो कहा कि जितने भी पोस्ट जीएसटी कोई भी लॉ है, जीएसटी बनने के बाद जो भी लॉ है रिलेटिंग टू टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज, जो गुड्स और टैक्स सर्विसेज से रिलेटेड जो भी है,
कहता है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द 101st अमेंडमेंट वुड कंटिन्यू, यह क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा अंटिल अमेंडेड और रिपील्ड बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये दो चीजें आपने यहां पर देखा। और लास्ट में एक क्वेश्चन है कि व्हाट डज आर्टिकल 269A स्पेसिफाई रिगार्डिंग जीएसटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इट स्टेट्स, जब आप 269A ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो जब आप 269A पढ़ोगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इट स्टेट्स दैट जीएसटी ऑन इंटर स्टेट ट्रेड, राइट, इंटर स्टेट ट्रेड पे जब भी कलेक्ट किया जाएगा तो कलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, राइट, ये 269A में क्लियर प्रोविजन है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 101st अमेंडमेंट को अगर देखा जाए तो 101st जो अमेंडमेंट है, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस था उस सब को क्या किया, कहीं ना कहीं यूनिफाइड टैक्स सिस्टम के थ्रू, यूनिफाइड टैक्स सिस्टम बना करके, एकीकृत कर व्यवस्था बना करके, जीएसटी ला करके कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया।